गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो देखने वाले हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति में अदिश फलन की प्रवणता के बारे में बात करने वाले हैं। तो अपना जो पेपर नंबर है सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चल रहा है, यूनिट नंबर फर्स्ट रनिंग में चल रही है। तो अपन जो आज बात करने वाले हैं, तो वैसे जो इससे पीछे वाली क्लास थी उसमें अपन ने देखा था कि अदिश फलन की प्रवणता क्या होती है। तो उसमें अपन ने बात की थी कि कोई भी अदिश फलन में या कोई भी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन में कुल परिवर्तन होता है या अधिकतम परिवर्तन होता है, वही क्या होती है, अदिश फलन की प्रवणता होती है। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया था जिसमें अपन ने ग्रेडियंट फाई या डेल फाई इज इक्वल टू अपन ने निकाला था डी फाई अपन में डी एन, और एन कैप उसका क्या था, एकांक सदिश था जो वेक्टर की टर्म में था। अब मुझे आज ये निकालना है कि कार्तीय निर्देश तंत्र में अदिश फलन की प्रवणता क्या होती है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा। तो कल तो अपन ने ये वाली चीज़ प्रूफ की थी कि डेल फाई इक्वल टू डी फाई बाई डी एन और एन कैप आता है। इसके आगे की बात हम आज करने वाले हैं। इसमें अपन करने वाले हैं कि ये तो अपने क्या था, फाइनल रिजल्ट था। ये अपन ने लिखा था कि डेल फाई इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन किया था, पहले इसकी डेफिनेशन लिखी थी। तो ये तो सब अपन पीछे वाली क्लास में कर चुके हैं। आज जो अपना टॉपिक रहेगा इसी के आगे का और इसी से रिलेटेड टॉपिक है कि कार्तीय निर्देश तंत्र में अदिश फलन की प्रवणता क्या होती है। तो इसका जो आज का टॉपिक है वो क्या रहेगा अपने पास, कार्तीय निर्देश तंत्र में कार्तीय निर्देश तंत्र में अदिश फलन की प्रवणता, अदिश फलन की प्रवणता। अब ये अपन को देखना है कि कार्तीय निर्देश तंत्र में अदिश फलन की प्रवणता क्या होती है, कैसे निकाली जाती है। तो सबसे फर्स्ट तो मैं लेता हूँ कि क्या है अपने पास, यदि इसका टॉपिक के नाम लिखे इंग्लिश में टर्म में तो क्या होगा अपने पास, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई जेड की टर्म में। तो मुझे पता है कि जो ग्रेडियंट फाई है उसको मैं एक्स वाई जेड की टर्म में कैसे उसका प्रूफ कर सकता हूँ वो देखना है। तो फर्स्ट तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसका प्रूफ करना है डेल फाई की टर्म में। तो वो क्या आएगा अपने पास, मान लेते हैं कि कोई अपने पास पार्टिकल है, उसका कण का स्थिति सदिश है। तो मान लिया कि सबसे पास क्या होगा अपने पास, कण का स्थिति सदिश, वो अपने पास हो गया आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने कंसिडर किया आर वेक्टर क्या होता है, किसी भी कण का स्थिति सदिश एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास जेड के कैप। यदि मैं इसी को अवकलज के टर्म में लिखूं, अवकलज के रूप में लिखूं, तो अवकलज रूप में लिखने पर अवकलज रूप में लिखने पर तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास डी आर वैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस हो जाएगा अपने पास डी वाई जे कैप प्लस हो जाएगा आपके पास डी जेड के कैप। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक तरीके से अवकलज वाली टर्म हो जाएगी। तो अपने पास पोजीशन वेक्टर हो गया और इसकी अवकलज रूप हो गया क्या, डी आर वैक्टर। अब मुझे पता है कि जो ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या कहती है, अदिश फलन की प्रवणता की परिभाषा से, अदिश फलन की प्रवणता की परिभाषा से या डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट, डेफिनेशन इसकी क्या कहती है कि जो भी मेरे पास ग्रेडियंट फाई होगा, तो ग्रेडियंट फाई क्या होगा, ग्रेडियंट फाई एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है, किसके इक्वल होता है, डी फाई बाय डी एन, और साथ में क्या आता है आपके पास एन कैप। तो मैं लिख सकता हूं कि मुझे प्रूफ करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो पहले मैंने कण का स्थिति सदिश मान लिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल मान लिया, उसकी डेरिवेटिव की टर्म में उस पोजीशन वेक्टर को मैंने लिख लिया। तो क्या आ जाएगा डी आर डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। फिर मैंने लिखा है कि अदिश फलन की प्रवणता या डेफिनेशन ऑफ इसके ग्रेडियंट की होती है, वो क्या होती है, अपन ने अभी प्रूफ किया है इससे पहले वाली क्लास में कि ग्रेडियंट फाई इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी एन, और किस में होता है, इसका एकांक सदिश होता है एन कैप। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई करता हूँ डी आर के रेस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये क्या बताएगा अपने पास, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, यदि मैं दोनों साइड में, दोनों ओर
दोनों ओर डी आर वेक्टर का अदिश गुणन करने पर, अदिश मतलब डॉट प्रोडक्ट, क्या होगा अदिश गुणन करने पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा अपने पास, जो ग्रेडियंट था वो तो था ही, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास ग्रेडियंट फाई, साथ में हो जाएगा अपने पास डॉट डी आर वैक्टर, ये भी क्या था एक तरीके से ग्रेडियंट किस में था, डेल आता है, डेल का मतलब वेक्टर ही होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास डी फाई अपॉन में डी एन, और यार यहाँ पे हो जाएगा एन कैप और साथ में क्या हो जाएगा डी आर कैप, डी आर वैक्टर। अब मुझे पता है ये है कि एन कैप एकांक सदिश है, डी आर वैक्टर क्या अपने पास, यदि मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे ये मिलता है कि एन कैप का एकांक सदिश होता है, डी आर होता है, और साथ में क्या आता है अपने पास कॉस थीटा, कि एन कैप और डी आर के बीच में जो भी एंगल था वो अपन ने क्या माना था, थीटा माना था। मैंने देखा था कि S1 पृष्ठ के लिए जो एन कैप जा रहा था वो ऐसे जा रहा था, ये वाला था अपने पास, कि एन कैप किधर जा रहा था अपने पास ऐसे जा रहा था, और जो डी आर था वो क्या था अपने पास ऐसे था, ये पी पॉइंट था, ये क्यू था, और ये क्या था अपने पास इधर आर्क वाला पॉइंट अपन ने इमेजिंग किया था। तो एन कैप डी आर क्या आएगा, एन और डी आर के बीच का एंगल, तो एन और डी आर के बीच का एंगल कितना था, ये वाला एंगल जो था वो थीटा था, यहाँ से अपन ने परपेंडिकुलर डाला था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन कैप एकांक सदिश की वैल्यू का मोड क्या होता है 1 होता है, तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और ये क्या रह जाएगा आपके पास डी आर कॉस थीटा। तो ये अपने पास वैल्यू क्या देगा, एन कैप डी आर वैक्टर क्या वैल्यू देगा, डी आर कॉस थीटा, यानी मैं लिख सकता हूँ कि इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, डी आर डॉट इज इक्वल टू आ जाएगा डी आर कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे यूज ले सकता हूँ, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, ये वाली बन जाएगी क्या, ग्रेडियंट फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, डी आर तो अपन ने स्किप कर लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास ग्रेडियंट फाइव, साथ में हो जाएगा डी आर वैक्टर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा अपने पास डी फाइव बाई डी एन तो आएगा ही, तो ये क्या हो जाएगा डी फाइव बाई डी एन तो आएगा ही, और साथ में क्या आ जाएगा डी आर कॉस थीटा, क्या आ जाएगा डी आर कॉस थीटा। अब मैंने यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाली थी कल वाले डायरेक्शन में, वो क्या थी मेरे पास, वो मेरे पास वैल्यू आई थी कॉस थीटा था, कॉस थीटा किसके इक्वल था मेरे पास डी फाइव अपॉन में डी एन, तो यहाँ पे कॉस थीटा मेरे पास था आधार बटा कर्ण की टर्म में, आधार कितना था अपने पास, यदि उस डायग्राम से देखे तो वो कितना था अपने पास पी आर अपॉन में कितना था पी क्यू था, ये था, तो ये क्या हो गया था अपने पास डी एन अपॉन में क्या हुआ था डी आर, तो यहाँ से मैं वैल्यू रख सकता हूँ, मुझे पता है कि डी एन इज इक्वल टू क्या आएगा डी आर कॉस थीटा आएगा, तो यानी डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकलेगा डी एन निकलेगा, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे यूज ले सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा अपने पास ग्रेडियंट, साथ में क्या आ जाएगा अपने पास फाई आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास डॉट का जो डी आर चल ही रहा था, तो ये हो जाएगा डॉट डी आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी फाइव बाई डी एन, क्या हो जाएगा डी फाइव बाई डी एन, और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास डी एन, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मुझे पता है कि यहाँ से डी एन से डी एन तो हट सकता है, तो अपने पास जो भी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास ग्रेडियंट क्या आ जाएगा आपके पास फाइव डॉट डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास डी एन, तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा एक तरीके से फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे डी एन और किसके इक्वल आ रहा है ग्रेडियंट ऑफ फाइव डॉट डी आर वैक्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है डी एन के, इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ ए, क्या इक्वेशन नंबर दे देता हूँ ए। अब मुझे पता है कि जो डी एन है वो किसके इक्वल आ रहा है ग्रेडियंट फाइव, और किसके इक्वल आ रहा है आपके पास डी आर के इक्वल आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा अपने पास ग्रेडियंट फाइव डॉट डी आर इज इक्वल टू डी एन। अब मुझे ये देखना है कि जो डी एन है वो इसके इक्वल है, किसके इक्वल है अपने पास, जो डी एन है वो किसके इक्वल है अपने पास इसके, अपन ने कुछ चेंज किया है क्या डेरिवेशन में, देख लो कुछ चेंज तो नहीं हुआ, डी एन नहीं आएगा यहाँ, डी एन तो डी एन कैंसिल आउट हो गया, सॉरी ये वाला क्या आ जाएगा अपने पास डी फाइव आएगा, क्या आएगा अपने पास डी फाइव, कैसे डी एन से डी एन तो हट जाएगा यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास डी आर इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास डी फाइव आएगा, क्या आएगा क्या ग्रेडियंट फाइव डॉट डी आर वैक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास डी फाइव आ जाएगा, तो ये अपना फाइनल रिजल्ट होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से जो ये रिजल्ट मिल रहा है उससे ये मिल रहा है, तो ग्रेडियंट फाइव डॉट डी आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा डी फाइव मिलेगा। अब अपन को देखता है कि मैं कोई अदिश फलन मानता हूँ, मुझे क्या करना है इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए मैं इसका क्या करूँगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होगा, माना कि
माना कि अदिश फलन है, कोई अदिश फलन है, क्या है, कोई अदिश फलन है जो एक्स वाई जेड पर निर्भर करता है। अदिश फलन है जो एक्स वाई जेड पर निर्भर है, क्या है अपने पास, निर्भर है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यदि कोई फंक्शन है फाई जो किसका फंक्शन है अपने पास, एक्स वाई और जेड का फंक्शन है, इसका मैं संपूर्ण आंशिक अवकलन टर्म लिखता हूँ तो क्या आएगी, तो इसकी जो टर्म आएगी संपूर्ण आंशिक अवकलज गुणधर्म से संपूर्ण आंशिक अवकलज गुणधर्म से क्या आएगा अपने पास, डी फाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये डेल क्या बनेगा अपने पास, डेल फाई अपॉन में डेल एक्स, ये वाली टर्म बनेगी क्या, डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन में डेल एक्स, साथ में क्या आ जाएगा अपने पास डी एक्स, प्लस आ जाएगा डेल फाई अपॉन में डेल वाई, साथ में क्या हो जाएगा डी वाई, प्लस का क्या हो जाएगा डेल फाई अपॉन में डेल जेड, और साथ में क्या हो जाएगा डी जेड। तो ये मेरे पास क्या मिलेगा, फाई था, और ये क्या अपने पास डी फाई है। क्लियर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास ये वाली टर्म बन रही है, डी फाई ये भी है, और देखना ऊपर जो समीकरण नंबर ए थी डी फाई ये भी है। देखो समीकरण नंबर ए देखो समीकरण ए देखो, और ये वाली इक्वेशन देखो, ये भी डी फाई के इक्वल है, और क्या मेरे पास ये भी डी फाई के इक्वल है। तो इन दोनों डी फाई को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इक्वल रख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास कि जो दोनों डी फाई ये भी है, डी फाई ये भी है, डी फाई ये भी है, तो ये वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, इस वाली टर्म के। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर बी। क्या दे दूँ, समीकरण नंबर बी। तो समीकरण ए और बी से क्या आएगा, समीकरण ए व बी से, समीकरण ए और बी से आएगा अपने पास क्या, ग्रेडियंट फाई, यहाँ पे आएगा जो भी टर्म आएगी आपके पास ग्रेडियंट, डी फाई से डी फाई कंपेयर होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्रेडियंट फाई, किसके इक्वल होगा अपने पास, इस वाली टर्म के इक्वल होगा। तो ये टर्म क्या कहती है, डेल फाई अपॉन में डेल एक्स डी एक्स, प्लस डेल फाई अपॉन में डेल वाई डी वाई, प्लस क्या हो जाएगा डेल फाई अपॉन में डेल जेड और डी जेड, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मुझे पता है कि इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मेरे पास क्या है यहाँ पे डेल फाई बाय डेल एक्स है, डी एक्स है, डेल फाई डी वाई है। तो इस टर्म को मैंने क्या कर दिया, इसको कंपेयर करके लिख दिया। तो अब जब कंपेयर करने के बाद लिखोगे तो ये वाली टर्म क्या आएगी अपने पास, इस टर्म को मैं किसी टर्म में कन्वर्ट करूँगा। कैसे, देखो अपने पास लास्ट जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वेशन नंबर सी आ रही है। कितना आ रहा है अपने पास, इक्वेशन नंबर सी आ रहा है। तो ये मैंने दे दिया इसको कितना, इक्वेशन नंबर सी। साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाना। तो ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल फाई बाय डेल एक्स डी एक्स, डेल फाई बाय डेल वाई डी वाई, डेल फाई बाय डेल जेड डी जेड हो जाएगा। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि मुझे पता है कि एक तो डेल फाई क्या होता है, मुझे यहाँ से पता है कि डेल फाई क्या होता है, आई कैप डेल फाई अपॉन में डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन में डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन में डेल जेड, ये वाली टर्म होती है। यानी क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाली डेल फाई है, और यदि मैं लिखता हूँ क्या अपने पास डी आर वैक्टर, और मुझे पता है कि डी आर वैक्टर जो अपन ने पहले लिखा है समीकरण 2 से, तो डी आर वैक्टर क्या हो जाएगा अपने पास डी एक्स आई कैप प्लस का डी वाई जे कैप प्लस का क्या हो जाएगा डी जेड के कैप हो जाएगा। यदि मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा अपने पास डेल फाई डॉट डी आर करूँ तो ये वाली टर्म क्या आएगी मेरे पास, ये वाली टर्म देखो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आई कैप था डेल फाई अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा, प्लस जे कैप था डेल फाई अपॉन में डेल वाई हो जाएगा, प्लस के कैप था तो डेल फाई अपॉन में क्या हो जाएगा डेल जेड हो जाएगा। तो एक टर्म तो क्या आ जाएगी मेरे पास डेल फाई वाली आ जाएगी, एक टर्म आ जाएगी मेरे पास डी आर जो क्या अपने पास डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और साथ में क्या है डी जेड के कैप, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वाली आई डॉट आई 1 होगा, तो ये वाली टर्म क्या बनेगी डेल फाई बाय डेल एक्स और साथ में क्या हो जाएगा डी एक्स डेल फाई बाय डेल वाई और साथ में क्या हो जाएगा डी वाई और प्लस हो जाएगा अपने पास डेल फाई अपॉन में डेल जेड और साथ में क्या हो जाएगा डी जेड। अब देख लो इस ये रिजल्ट किसके इक्वल है, डेल फाई डॉट डी आर के इक्वल है। किसके इक्वल है, डेल फाई डॉट डी आर के इक्वल है। अब देख लो ये वाली टर्म
ये वाली जो टर्म है वो ये वाली टर्म बन रही है, यानी समीकरण सी में मैं इस टर्म की जगह क्या ये लिख सकता हूँ, क्या डेल फाई डॉट डी आर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, समीकरण सी में यदि मैं ये वैल्यू यूज करता हूँ तो क्या आ जाएगी, तो देखो यहाँ पे समीकरण सी की यदि मैं वैल्यू यूज करूँ तो ये आएगा अपने पास समीकरण इक्वेशन सी से वो हो जाएगा अपने पास क्या था, ग्रेडियंट क्या था अपने पास, फाई डॉट साथ में क्या था, डी आर था, और इसकी जगह जो इधर वाला पार्ट था उसकी जगह किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा डेल फाई डॉट डी आर के इक्वल। और यदि मैं दोनों से साइड से डेल आर हटा सकता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, डेल फाई। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ये अपना क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में प्रूफ हो गया कि जो डेल फाई होता है वही क्या होता है, ग्रेडियंट फाई होता है। और इसको मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मैं इसको लिख सकता हूँ कि डेल फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आई कैप, फाई मुझे पता है कि डेल वाई डेल एक्स होगा, प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई होगा, प्लस क्या हो जाएगा अपने पास के कैप डेल अपॉन में डेल जेड होगा, साथ में क्या आ जाएगा अपने पास, फाई आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फाई। तो ये बन जाएगा अपने पास डेल फाई इज इक्वल टू आई कैप डेल फाई अपॉन में डेल एक्स, प्लस क्या हो जाएगा अपने पास जे कैप डेल फाई अपॉन में डेल वाई, प्लस क्या हो जाएगा के कैप डेल फाई अपॉन में डेल जेड। तो अपने पास जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ये हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या है, एक तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट फाई को जो लिखा गया है वही क्या है अपने पास, कि ग्रेडियंट फाई को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। पहले भी अपन ने देखा था, तो ये अपन ने प्रूफ करके देखा है कि जो डेल फाई है, ग्रेडियंट फाई है, वो किसके इक्वल होगा, ग्रेडियंट फाई है उसको मैं मैथमेटिकल टर्म में क्या लिख सकता हूँ, डेल फाई, और डेल फाई है वो किसके इक्वल होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इस वाली टर्म के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये तो अपन ने बात की है किसकी, कार्तीय निर्देश तंत्र में अदिश फलन के प्रवणता की। तो इसमें यही बता रहा है कि फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में अधिकतम परिवर्तन, फाई का वाई के रेस्पेक्ट में अधिकतम परिवर्तन और फाई का जेड के रेस्पेक्ट में अधिकतम परिवर्तन होगा, वही क्या होगा अपने पास, एक इस ग्रेडियंट ऑफ फाई होगा। अब इसमें मैं बात करता हूँ इसके फिजिकल मीनिंग की। नेक्स्ट इसका है अपने पास जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, वो है इसका भौतिक महत्व, कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। तो देखो जो भी अपन फिजिक्स में टर्म पढ़ते हैं सबका फिजिकल मीनिंग होता ही होता है, क्या अपने पास, भौतिक महत्व यानी फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या कहता है, भौतिक महत्व क्या कहता है, मुझे पता है कि यदि मुझे किसी भी का ग्रेडियंट निकालना है तो वो क्या बताएगा, ग्रेडियंट निकालने का मतलब है कि किसी भी अदिश फलन का किसी चर के सापेक्ष होने वाला कुल दिशात्मक परिवर्तन होगा। यानी मैं कह सकता हूँ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि कोई भी फंक्शन था, वो फंक्शन क्या था, यदि मेरे पास क्या था, ग्रेडियंट फाई था, ग्रेडियंट क्या था अपने पास, फाई था, जो किसके इक्वल था, डी फाई अपॉन में क्या था, डी एन कैप पे, और यहाँ पे यदि वेक्टर था तो क्या था, एन कैप। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि किसी अदिश फलन का चर के सापेक्ष, किसी स्वतंत्र चर के सापेक्ष, किसी स्वतंत्र चर के सापेक्ष कुल दिशात्मक परिवर्तन, कुल दिशात्मक परिवर्तन ही प्रवणता है। क्या है अपने पास, प्रवणता है। तो यदि पूछा जाए, यदि ऐसे पूछ ले कोई भी क्वेश्चन कि आपको कोई भी एक फील्ड गिवन है, उस फील्ड में एक्स के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम चेंज कितना होगा वो निकालिए, तो भी आपको क्या निकालना है, ग्रेडियंट ही निकालना है। क्या निकालना है आपको, ग्रेडियंट फाई निकालना है। मैंने बोल दिया कि कोई विभव दिया हुआ है, उस विभव का किसी के रेस्पेक्ट में उसका मैक्सिमम चेंज कितना होगा वो निकालिए, तो भी आपको क्या निकालना है, वो ही टर्म निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक फिजिकल मीनिंग हो जाएगा कि कोई भी अदिश फलन है, कोई भी फाई है जो एक्स वाई जेड पर डिपेंडेंट हो सकता है या किसी अदर पर भी डिपेंडेंट हो सकता है, स्वतंत्र चर के सापेक्ष कुल दिशात्मक परिवर्तन या उसमें होने वाला जो मैक्सिमम चेंज है या अधिकतम परिवर्तन है, कुल की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, अधिकतम परिवर्तन या अधिकतम परिवर्तन होगा, वो भी क्या बताएगा अपने पास, इसी को शो करेगा। तो ये इसका क्या होता है, फिजिकल मीनिंग होता है कि किसी भी फलन का किसी के रेस्पेक्ट में जो मैक्सिमम चेंज होगा वही क्या होगी, इसकी अदिश फलन की प्रवणता होगी। एक टर्म इंपॉर्टेंट आपके लिए ये आती है, इसी फिजिकल मीनिंग में अपन देख लेते हैं कि माना कि कोई बिंदु आवेश होता है, क्या होता है आपके पास, मान लिया कि अपने पास क्या होता है, कोई बिंदु आवेश होता है। तो उस बिंदु आवेश की बात करते हैं, बिंदु आवेश के कारण
बिंदु आवेश के कारण जो विभव है वो क्या होता है, वो मैंने मान लिया कि कोई भी विभव होगा वो क्या होगा, v होगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि यदि मैं v का ग्रेडियंट निकालता हूँ, मेरे पास कोई भी v था, उस v का यदि मैं क्या निकालूँ, ग्रेडियंट निकालता हूँ, तो यहाँ पे अपन को एक रिजल्ट मिलता है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। सभी को 12th क्लास में देखा हुआ है, सभी ने पढ़ा हुआ है कि E इज इक्वल टू, यदि मैं माइनस डेल वी निकालता हूँ तो ये क्या मिलेगा अपन को, एक तरीके से क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं तो अच्छे से नोट डाउन कर लेना। यदि मेरे पास कुछ भी v गिवन है और यदि मैं उसका क्या निकालता हूँ, ग्रेडियंट निकालता हूँ, यानी ये डेल है, डेल का मतलब क्या, ग्रेडियंट है, ये क्या है, फंक्शन स्केलर है, तो स्केलर पर यदि डेल ऑपरेट होता है मतलब वो क्या है, आपका ग्रेडियंट है। पहले ही बता चुका हूँ फर्स्ट क्लास में कि जब v स्केलर है, स्केलर पर यदि डेल ऑपरेट होगा तो क्या बताएगा, ग्रेडियंट बताएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा आपका, माइनस का डेल v आएगा। क्लियर, इसके बेस पे अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक और टर्म आती है F इज इक्वल टू माइनस का डेल u, तो ये सारी टर्म आपने पढ़ रखी है। यदि v ये गिवन है तो मैं बिंदु आवेश का यदि v है तो मैं उसमें इजीली आसानी से क्या निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ। क्लियर, ये इसका क्या हो जाएगा, फिजिकल मीनिंग हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ले लिया मैंने। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास यदि कोई विभव का मान है, क्या है आपके पास, विभव का मान जो दे रखा है 3x² y माइनस का 3y² xz, ये वाली कोई वैल्यू दे रखी है कि 3x² y माइनस 3y² xz है। तो इसमें मुझे निकालना क्या, ये विभव का मान है, तो इस विभव का मान ये है, तो डेल v का मान यानी ग्रेडियंट, डेल v का मान 1, -2, -1 पर ज्ञात करो, ये निकालना है। ठीक है, अब इसमें मुझे देखो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है इसमें कि ग्रेडियंट निकालना है, उसने केवल ये बोला है कि डेल v, या डेल v की जगह ये भी हो सकता है कि विभव में होने वाला अधिकतम परिवर्तन निकालो। तो अधिकतम परिवर्तन आते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि उसमें क्या निकाला जाएगा, ग्रेडियंट निकाला जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि मुझे क्या निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ v निकालना है। क्या निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ v। तो ग्रेडियंट ऑफ v ये हो जाएगा ग्रेडियंट, और यहाँ पे क्या है v, यानी इसको मैं क्या लिखूंगा, एक तरीके से डेल v। तो डेल की जगह मुझे पता है कि कौन सी टर्म आती है आपके पास, i डेल y डेल x प्लस j डेल y डेल y प्लस k डेल y डेल z, और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास, v आ जाएगा। तो ये v क्या हो जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो i डेल v अपॉन में डेल x प्लस j डेल v अपॉन में डेल y प्लस k डेल v अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल z हो जाएगा। ये वाली टर्म हो जाएगी। और मुझे पता है कि यहाँ पे डेल v क्या बताता है यहाँ पे, तो v की वैल्यू अपने पास गिवन है, तो i कैप डेल y डेल x, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 3x²। इसका मैं सीधा डेरिवेटिव करके लिख लूँ, फालतू एक टर्म बढ़ा के क्या करें। यहाँ पे मैं इसका यदि डेरिवेटिव करता हूँ किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, डायरेक्शन क्या आएगी, i कैप। यदि x का इसका डेरिवेटिव होगा तो क्या आएगा 6xy, ये क्या आ जाएगा 6xy, माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास 3x का 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3y²z। तो ये तो किस में आएगा, i कैप के लिए आएगा, प्लस हो जाएगा अपने पास j कैप। तो j कैप क्या आ जाएगा, मेरे पास v था, तो v तो क्या था अपने पास, v का y के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये हो जाएगा अपने पास 3x², y का 1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 6yxz, क्या हो जाएगा 6yxz, ये वाली टर्म हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, नेक्स्ट टर्म में क्या अपने पास k कैप है, तो k कैप आ जाएगा। इसमें z वाली टर्म है ही नहीं, मतलब 0, और इधर z वाली टर्म है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 3y²x, क्या आ जाएगा माइनस का 3y²x। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक तरीके से डेल v हो जाएगा। तो ये तो मैंने क्या निकाला है, डेल v, बट मुझे क्या निकालना है, डेल v का मान निकालना है इस पॉइंट पे 1, -2 और -1, ये वाला पॉइंट क्या कहता है अपने पास 1, -2 और -1। तो इसमें यदि मुझे ये पॉइंट निकालना है तो इसको कैसे निकालूंगा, ये ऐसे मैं निकाल सकता हूँ। क्या था पॉइंट, क्या था अपने पास डेल v इज इक्वल टू क्या था आपके पास 1, -2 और -1, यानी x की जगह y की जगह ये सारी वैल्यू रखनी है। तो देखो मैंने बताया था कि जब किसी का ग्रेडियंट निकालोगे, यदि v क्या था अपने पास, स्केलर था, अदिश राशि था, जब मैंने उसका ग्रेडियंट निकाला तो वो क्या आ गया अपने पास, सदिश आ गया। तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, i j k की फॉर्म में। तो डेल v इज इक्वल टू क्या हो गया, i कैप। अब इसकी यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, y की जगह -2 हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा -3, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, साथ में जेड है तो जेड की जगह क्या हो जाएगा -1, तो एक टर्म तो ये आ जाएगी, प्लस हो जाएगा अपने पास जे कैप 3 एक्स स्क्वायर है तो एक्स का तो वैसे ही 1 हो जाएगा, माइनस का 6 है, वाई है तो वाई की जगह क्या हो जाएगा -2, तो ये -2 हो जाएगा, एक्स की जगह क्या है अपने पास 1 है तो ये 1 हो जाएगा, और ये -1 है तो ये क्या हो जाएगा -1, प्लस क्या हो जाएगा अपने पास के कैप, और ये हो जाएगा -3 तो था ही पहले से, वाई स्क्वायर एक्स तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा अपने पास -2 का स्क्वायर, और साथ में एक्स है तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा अपने पास -1, ये वाली टर्म आ जाएगी। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आई कैप तो ऐसे का ऐसे, ये हो जाएगा 6 - 12 माइनस हो जाएगा अपने पास, देखो ये -2 का स्क्वायर कितना +4 इंटू -1 -4 इंटू 12, तो ये क्या हो जाएगा, देख -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 इंटू -1, तो 4 इंटू -1 क्या देगा अपने पास -4 देगा, और -4 और -3 क्या हो जाएगा अपने पास +12, यानी -12 + 12 0, प्लस जे कैप हो गया, तो जे कैप की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 3, यहाँ पे हो जाएगा -2 और 2, यानी क्या हो जाएगा -2 और -1 प्लस का 2 और माइनस का 6, यानी प्लस का 2 है और माइनस का 6 है, तो ये क्या हो जाएगा -12, प्लस का हो जाएगा के, यहाँ पे क्या है देखो -4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर है यानी क्या हो जाएगा 4 प्लस का 4 और -1 क्या हो जाएगा अपने पास -4 और -3 प्लस का 12, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 12। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये अपने पास क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, तो ये वाली टर्म तो गई, तो अपने पास क्या बचा 3 - 12 कितना -9, तो ये हो जाएगा -9 जे कैप, साथ में हो जाएगा प्लस का 12 के कैप। तो ये तो किसकी वैल्यू आई है मेरे पास, डेल वी की वैल्यू आई है। यदि मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो क्या करना था, करना कुछ भी नहीं था, उसके लिए भी मुझे क्या निकालना था, एक तरीके से डेल वी निकालना था। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास ई, यदि मुझे ई वेक्टर निकालना है तो वो भी क्या कहता है, डेल वी निकालना है, ठीक है, इसी पॉइंट पर निकाला हो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे पता है कि ये डेल वी की वैल्यू आई है किस पर, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे 1 -2 और -1 पर। तो मुझे पता है कि ई के लिए क्या करूँगा मैं, जो भी वैल्यू आई है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 जे कैप प्लस का क्या हो जाएगा 12 के कैप। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी -9 जे कैप, तो ये माइनस था, ठीक है, तो -9 जे कैप प्लस का 12, तो ये माइनस क्या हो जाएगा +9 जे कैप, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास -12 के कैप। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो मेरे पास गिवन क्या था, गिवन तो था मेरे पास क्या V, और V के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया V क्या था, स्केलर था, उस पर मैंने क्या निकाला, उसका ग्रेडियंट निकाला, ग्रेडियंट निकालने पर उसके जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसकी वैल्यू निकाली, वैल्यू निकालने के बाद मैं उसका क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E = माइनस का डेल V, तो उससे क्या आ जाएगा अपने पास E = ये वाली टर्म आ जाएगी। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से टाइप के, अपन हर टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है लास्ट में सारे के सारे सॉल्व करेंगे। एक बार अपन ग्रेडियंट पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस पढ़ेंगे, कर्ल पढ़ेंगे, उसके बाद तीनों की प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट है आज आपके बीएससी के लिए भी, बीएससी बीएड के लिए भी, और जो अदर होने वाले कंपटीशन एग्जाम जिसमें बीएससी का सिलेबस आता है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे आपने ये सारी टर्म मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं देखी होगी, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल की टर्म में, तो नहीं देखी तो अपन यहाँ भी अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। तो अपना यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। सबसे इससे पीछे वाली क्लास में अपन ने ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड क्या होता है वो समझा, उसके बाद उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा, डेल फाई = d∅/dn n कैप आता है। उसके बाद उसको कार्तीय निर्देश पद्धति में, अभी आज की क्लास में अपन ने डिराइव किया कि डेल फाई = कार्तीय निर्देश पद्धति में क्या आता है, या कार्तीय निर्देश तंत्र में उसको कैसे डिराइव किया जाता है। उसका फिजिकल मीनिंग देखा, फिजिकल मीनिंग क्या होता है। उसके बाद अपन ने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करने की ट्राई की, तो अपन ने एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल भी इससे रिलेटेड किया है। तो आज के लिए तो इतना ही, कल अपन एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को धन्यवाद।